वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर सुरवेश्वर सिद्धांत कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने इसके पहले नर्स्ट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, अलग अलग एग्जाम में आए हुए। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन के। कुछ न्यूमेरिकल्स है तो कुछ लॉजिकल न्यूमेरिकल्स है, मतलब जहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सोच के आपको आंसर देना पड़ेगा। उनको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल न्यूमेरिकल्स ऐसा बोलते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एकदम सिंपल सा, बहुत ही चिल्लर सा एमसीक्यू है जो सीबीएसई पीएमटी में आ चुका है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर ई एम एन पॉजिटिव एम। अब ये जो सिंबल है भाई, तो ये सिंबल में यहाँ पे जो सीक्वेंस है वही हमें बताता है वो पोटेंशियल किस टाइप का है। एम एन पॉजिटिव एम मैंने आपको बताया था, जब सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया था तो वहां पे बताया था कि मेटल जब भी होगा एज ए इलेक्ट्रोड तो हमेशा सीक्वेंस क्या होता है? रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो व्हेनेवर आवर इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ मेटल द सीक्वेंस इज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। इसका मतलब ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब हमें पता चल गया कि ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन लिखूंगा, एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स एम सॉलिड। तो जैसे मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है तो सिर्फ आपको ध्यान इस तरफ देना है कि वो मेटल से बना है या फिर नॉन मेटल से बना है। मेटल से बना है तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? वो एनोड हो या कैथोड हो, मेटल से अगर इलेक्ट्रोड बनता है तो सीक्वेंस क्या होगा? रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो आसानी होगी आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखने में, और हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो फिर आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट Q, ये जो है नर्स्ट इक्वेशन का, ये लिखने के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता चल गया, मैंने बैलेंस फॉर्मेट में रिएक्शन लिख दी। अब रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, कंफर्म हो गया, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो मैं अब ईएमएफ का फार्मूला कैसे लिख सकता हूँ? एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम गिव्स E0 एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस, अब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी नहीं बताया तो आप 298 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हैं एंड 0.0591 भी लिया तो चलेगा, नहीं तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 ऑफ Q। अब Q क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है भाई मेटल सॉलिड, एंड प्योर सॉलिड का, प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा कितना लेते हैं? 1। इसलिए इस प्योर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1। एंड यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, और इसकी पावर कितनी आएगी? 1, क्योंकि इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। अगर हम जल्दबाजी में स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूल जाते हैं तो फिर हमें मार्क्स को भी भूलना पड़ेगा, मतलब जिसके मार्क्स हमें मिलने चाहिए थे, घाई गड़बड़ में, सिली मिस्टेक में हमें वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा -1 हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ही शांति के साथ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। तो यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे पावर भी कितनी आएगी? 1। तो हो सकता है तो आप प्रैक्टिस ही वैसी करो कि हर बार जब Q लिखोगे तो हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पावर लिखते जाए, भले वो 1 क्यों ना हो। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप 1 लिखा करो, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमसे अनजाने में गलती नहीं होगी। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन कहाँ दिखेगा वो हम ढूंढेंगे। ABCD में से ये ऑप्शन जहाँ देखने को मिलेगा वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे प्लस साइन देते हैं। जब यहाँ पे प्लस साइन होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये जो लॉग वाली टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे प्लस साइन होगा तो ये नीचे वाला एम एन पॉजिटिव क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। या तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए या तो फिर पहले वाला जैसा ऑप्शन चाहिए। दो में से कोई भी एक ऑप्शन हमें मिलता है तो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो E0 एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। या तो ऐसा ऑप्शन चाहिए या तो फिर ऊपर वाला, दो में से जो भी ऑप्शन होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। और दोनों भी है तो फिर हमें ऑप्शन लास्ट वाला रहेगा, बोथ ए एंड बी, ऐसा कहीं तो भी ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये था पहला वाला, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जनरली हम गलती कर बैठते बहुत ज्यादा गड़बड़ करने की वजह से, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा देखो, अब ये पूरा न्यूमेरिकली है लेकिन फुल्ली लॉजिकल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1, E2 एंड E3? तो
तो हमें 3 गैल्वेनिक सेल्स दिए हुए हैं और 3 गैल्वेनिक सेल का हमें ईएमएफ भी दिया हुआ है। E1 है पहले का, दूसरे का E2 है एंड तीसरे का E3 है, बराबर है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, E1, E2, E3 में से कौन सबसे छोटा होगा, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन, उनका सीक्वेंस कैसे होगा, तो हमें यह पूछा गया है। तो यहां पे हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखो, जब मैंने पहले डैनियल सेल को देखा तो यहां पे क्या है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, मतलब ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, बराबर है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ सेल, बोथ सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, 1 मोलार। इसलिए इस ईएमएफ को मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ कहूंगा, जो भी है उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं E0 सेल। इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट आती है, हमने डैनियल सेल में देखा है। अब दूसरे सेल की तरफ जाएंगे। अब दूसरे सेल भी डैनियल सेल ही है, लेकिन वहां पे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम दिखाई दे रहा है एंड रिडक्शन ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। हमने हाउ टू चेंज द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल में एक पॉइंट देखा था, जब भी हम जिंक डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तो ईएमएफ क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे तो रिडक्शन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, 1 मोलार, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, स्टैंडर्ड वैल्यू से कम है। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो ईएमएफ बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे जो E2 की वैल्यू है वो जाहिर है कि E0 सेल से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो हमने डैनियल सेल के वक्त ये पॉइंट देखा था, व्हेनेवर वी डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, EMF इंक्रीजेस। Whenever we increase the concentration of reduction of cell, EMF of cell increases. Whenever we decrease the temperature, EMF increases. और चौथा तरीका है, ये तीनों चीजें हम साथ साथ करेंगे तो EMF क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स हमें मालूम चाहिए ऐसे लॉजिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब तीसरे सेल की तरफ देखो, तीसरी सेल भी हमारी क्या है, डैनियल सेल ही है। यहाँ पे Zn डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलार है। रिडक्शन ऑफ सेल NaCO डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1, बराबर है। अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है और हमने डैनियल सेल में देखा है कि व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल डिक्रीजेस, EMF डिक्रीजेस। रिडक्शन ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो EMF भी बढ़ेगा, रिडक्शन ऑफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो EMF भी कम होगा। मतलब E3 की वैल्यू जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड EMF से कम होगी। तो स्टैंडर्ड EMF से E3 कम है एंड स्टैंडर्ड EMF से E2 ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, E2, उससे कम होगा E0 सेल एंड सबसे कम होगा E3। तो व्हाट विल बी योर आंसर, E1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड E1 इज ग्रेटर देन E3, क्योंकि ये E1 है E0 सेल, ये है E2 और ये है E3। तो E3 की वैल्यू सबसे कम है, उससे ज्यादा किसकी वैल्यू है, E0 सेल की, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, E2 की। तो इसलिए सीक्वेंस में आपको ये ढूंढना है। तो यहाँ आपसे क्या एक्सपेक्टेड था कि आपको क्या जानकारी है कि नहीं, हाउ टू इंक्रीज द EMF ऑफ डैनियल सेल, तो ये जानकारी आपको है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये न्यूमेरिकल हम लॉजिकली जा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लॉजिकल न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, अंदाज दे सकते हैं। अब इधर आओ, अब एक MCQs है यहाँ पे, ये भी CBSE PMT में, UP PMT में, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे MCQs किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। देखो, एक तीसरा हमारा है Cu plus twice Ag positive gives a twice Ag solid plus Cu डाइपॉजिटिव। EMF ऑफ सेल है 0.46। EMF ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सेल रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे सवाल पूछा है, व्हाट विल बी द EMF ऑफ सेल इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डाइपॉजिटिव आयन इज डबल। तो यहाँ पे Cu डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डबल किया तो EMF ऑफ सेल क्या होगा, क्या वो डबल होगा कि आधा होगा कि इंक्रीज होगा बट लेस देन डबल, या डिक्रीज होगा बाय स्मॉल फ्रैक्शन। तो हमें अब इसका आंसर ढूंढना है। मैंने पहले से ही क्या किया है, MCQs लिख के रखे, मतलब हमें टाइम कम लगना चाहिए, बराबर है। तो अब यहाँ इस रीजन के तरफ देखो, यहाँ पे हमें सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, MCQ के तरफ एक बार, तो हमें एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, EMF पॉजिटिव है मतलब।
फिर CO पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम दुगना करते हैं तो क्या होगा, EMF बढ़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लॉजिकली जाएंगे भाई, ये सेल रिएक्शन दी हुई है। अब CO की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, अब कितनी है +2, मतलब CO ऑक्सीडेशन में जा रहा, मतलब ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एनोड का, मतलब CO पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन है, बराबर है। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूं तो क्या होगा, EMF ऑफ सेल कम होगा, बराबर है। तो हमें इतना तो अंदाजा आ चुका है कि अगर हम CO पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो EMF ऑफ सेल कम होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पे कॉपर डाइपॉजिटिव आयन क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल फॉर्म कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ता है तो EMF ऑफ सेल क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, डबल। अब डबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कम हो रहा है तो हाफ हो सकता है, इंक्रीजेस बट लेस देन डबल, तो इंक्रीज होने का सवाल ही पैदा नहीं, मतलब सी ऑप्शन चला गया, ए ऑप्शन चला गया, इज हाफ एंड डिक्रीजेस बाय स्मॉल फ्रैक्शन। अब ये भी डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया। अब यहां पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा आंसर है। तो अब लॉजिकली हमने 50-50 होगा ये, बराबर है। तो हमने दो ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल है नहीं, वो रिजेक्ट कर दिए। अब कंपटीशन है इन दोनों में से कौन सा। अब हमें थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्टी आ रही, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके देखेंगे। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से EMF आधा हो गया कि डिक्रीज बाय स्मॉल फ्रैक्शन हो गया। तो इसका आंसर भी हमें आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो देखो, सेल रिएक्शन इज गिवन टू यू, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता है आपको, तो आपको ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, E0 सेल माइनस टेम्परेचर वगैरह कुछ बताया नहीं, मतलब हम 2.303 RT/F की वैल्यू क्या लेंगे, 0.0591। एन की वैल्यू कितनी है भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें एन की वैल्यू मिलती है। कॉपर पर पहले 0 चार्ज था, अब +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वैल्यू 2 रिएक्शन से मिल गई। लॉग टू द बेस 10, अब क्यू लिखना है, क्यू में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पॉजिटिव आयन, एंड नीचे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। देखो मैंने स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर के फॉर्म में लिया, भूला नहीं मैं। और जो सॉलिड थे उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है आपको, 1, क्योंकि प्योर सॉलिड इज ऑलवेज प्योर और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 1। इसलिए मैंने Q की वैल्यू लिखते वक्त ना Cu सॉलिड को रिप्रेजेंट किया और ना ही Ag सॉलिड को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 ही है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब देखो E0 की वैल्यू कितनी है पता नहीं, जो भी है वो होगी, -0.06/2। तो देखो मैं बोल्ड कैलकुलेशन करने के लिए 0.0591 को सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए 0.06 ले सकता हूं। लॉग टू द बेस 10 बराबर है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पॉजिटिव आयन क्या हो गया, डबल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पॉजिटिव आयन क्या हो गया, डबल हो गया, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पॉजिटिव आयन डबल हो गया, बराबर है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है, न्यूमरेटर जब बढ़ता है तो रेशो क्या आता है, 1 से ज्यादा आता है। जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशो क्या आता है, 1 से बड़ा आता है, और 1 से बड़े वैल्यू का लॉग क्या आता है, पॉजिटिव आता है। 1 से बड़े वैल्यू का लॉग क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो E0 सेल, तो ये माइनस और ये प्लस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, 0.06/2। अब क्या आएगा यहाँ पे, log of 2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पॉजिटिव आयन को सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए हम कितना लेंगे, पहले 1, और Ag पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी कितना लेंगे, पहले 1 लेंगे। तो इनिशियली ऐसा इमेजिन करो कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, सेम है, 1 मोलर 1 मोलर, तो 1 to the power 1 एंड 1 to the power 2 1 ही आएगा। लेकिन दूसरी बार हमने क्या किया, CO पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, मतलब 1 मोलर की जगह पे क्या आएगा, 2, इसलिए 2 × 1 2 आएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1, 2/1 क्या आएगा, 2। अब यहां पे हम लिखेंगे ऐसा, E0 सेल -0.06/2 × 0.3। लॉग ऑफ 2 कितना आता है, 0.3010 आता है, हमारे लिए क्या है वो 0.3 ही है। तो E0 सेल की वैल्यू क्या होगी भाई, E सेल की वैल्यू क्या होगी, E0 सेल
माइनस 0.06 इंटू 0.3 कितना आएगा भाई, 6 3 जा 18 आएगा, और डेसिमल कितने घर के बाद आएगा, 3 घर के बाद, मतलब 0.018 डिवाइड बाय 2, मतलब E0 सेल की वैल्यू बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड से क्या हो गई, कम हो गई, 0.009 से कम हो गई, मतलब वो आधा नहीं हुआ है, वो कितना हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए आंसर विल बी लास्ट डी। तो देखो यहाँ पे हमने लॉजिकली ए और सी को रिजेक्ट पहले ही कर दिया था, क्योंकि जब भी कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ईएमएफ क्या होता है, कम होता है, इसलिए आंसर या तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है, ये इंक्रीज होने वाला ऑप्शन यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा डाउट था कि हाफ होगा कि थोड़ा सा डिक्रीज होगा, तो अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे थोड़ा सॉल्व करके ही देखा। अब एक बार ही आपको सॉल्व करना है, एक बार आपको आइडिया आ गई कि ऐसा जब भी होता है तो ईएमएफ डिक्रीज होगा, लेकिन छोटे से अमाउंट से होगा, आधा नहीं होता हो। अब जब भी ये सवाल आपको वापस दोबारा आएगा तो आप फटाक से कहां जाओगे, डी के तरफ, बी का आपके मन में ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब ऐसा अगर सवाल आपको बाद में आएगा तो आपको फिर वापस ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेशन हमने हमारे तसल्ली के लिए कर लिया था, कॉन्फिडेंस लाने के लिए किया था। अब एक बार हमने कर लिया कि जब भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन दुगना होगा तो ईएमएफ ऑफ सेल डिक्रीज होता है, लेकिन वो आधा नहीं होता है, वो क्या होगा, थोड़े से वैल्यू से कम होगा। तो इसलिए अब हमें आंसर आ गया। अब ऐसा सवाल रिपीट होता है आगे जाके, रिएक्शन बदलेगी, सवाल यही रहेगा, रिएक्शन बदलेगी तो क्या होगा, हमारा आंसर लास्ट डी होगा, डिक्रीजेस बाय स्मॉल फ्रैक्शन। तो एक ऐसे भी न्यूमेरिकली लॉजिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखो, जिस सेल में एनोड और कैथोड का मटेरियल सेम है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोला जाता है। द इलेक्ट्रोजेनिक सेल हैविंग सेम इलेक्ट्रोड मटेरियल फॉर एनोड एंड कैथोड, तो एनोड एंड कैथोड सेम मटेरियल से बने हैं, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों भी हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो, बराबर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। कैसे आएगा भाई, देखो अब ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है, इसमें एनोड भी हाइड्रोजन का है, कैथोड भी हाइड्रोजन का है, दोनों का एसआरपी सेम है। अगर इलेक्ट्रोड मटेरियल सेम है तो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी सेम होगा, और दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम है तो ये जीरो सेल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये जीरो सेल का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड एंड एनोड सेम ही है तो उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम आएगी, तो डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। तो याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल का E0 सेल इज ऑलवेज जीरो, कॉन्सेंट्रेशन सेल का E0 क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि उसका कैथोड और एनोड क्या है, सेम मटेरियल से बना है और स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा, तो फिर ईएमएफ कितना होगा, जीरो। तो E0 सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमेशा जीरो आएगा। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेल दी हुई है हमें। दूसरी बात मैंने ये भी बताई आपको कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल तो जीरो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर दोनों सेल का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोलर नहीं है, जो भी कुछ है 2 मोलर होगा, 0.2 मोलर होगा, 0.1 मोलर होगा, लेकिन जो भी है वो दोनों सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब 1 मोलर नहीं है, लेकिन दोनों सेल का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से अलग है, लेकिन दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। समझो, इसका 0.1 मोलर है और इसका भी 0.1 मोलर है। अब इसको मैं स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए 1 मोलर चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1। जब कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम आता है तब ई सेल भी कितना आता है, जीरो ही आता है, बराबर है। ई सेल कितना आता है, जीरो आता है। तो इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, ई सेल इज फाउंड टू बी जीरो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इज सेम। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सेल है, लेकिन हाइड्रोजन गैसेस के पार्शियल प्रेशर सेम नहीं है। जब गैसेस इलेक्ट्रोड होगा तो कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे हम पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पार्शियल प्रेशर सेम होता तो हम फटाक से बोल देते कि ई सेल भी क्या है,
जीरो है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है। तो व्हाट इज द ई सेल? तो ऐसे केस में ई सेल की वैल्यू क्या होगी? बाकी कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, ई जीरो सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। टेम्परेचर भी दिया हुआ नहीं, 298 केल्विन ले सकते थे, लेकिन हम ऐसा ही लिखेंगे फिलहाल सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए। लॉग टू द बेस 10। अब क्यू की वैल्यू लिखनी है। क्यू की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या करना है, तो इसके लिए आपको अगेन देखना पड़ेगा कि हमारी इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या है। अब हाइड्रोजन का तो खानदान का आता पता नहीं है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है आज भी हम डिसाइड नहीं कर पाए। हाइड्रोजन को मेटल कहेंगे तो स्ट्रांगली नॉन मेटेलिक हैलोजन फैमिली जैसे प्रॉपर्टी दिखाता है, और उसे हैलोजन जैसा नॉन मेटल कहेंगे तो स्ट्रांगली मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाता है अल्कली मेटल जैसे। इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फ्लोटिंग है, उसे स्ट्रांगली अल्कली मेटल के साथ भी रखा जाता है एंड स्ट्रांगली नॉन मेटेलिक हैलोजन के साथ भी रखा जाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, तो ये रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। देखो हाइड्रोजन से H पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बर्ताव कर रहा है, मेटल जैसा, क्योंकि मेटल ही कटायन फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन ने कटायन फॉर्म किया, मतलब ये यहाँ पे मेटल जैसा बर्ताव कर रहा है। और जब इलेक्ट्रोड मेटल जैसा बर्ताव करता है तो हमें क्या लिखने आता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था व्हेन बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटल देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो हमें रिएक्टेंट का पता चल गया एंड प्रोडक्ट का भी पता चल गया। अब हम लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू आराम से लिख सकते हैं। अब एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ये जीरो सेल की वैल्यू कितनी, जीरो, माइनस 2.303 RT अपॉन क्या आएगा, NF, लॉग टू द बेस 10। अब देखो भाई प्रोडक्ट कौन कौन है, ये है प्रोडक्ट बराबर है और ये है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो दो H पॉजिटिव आयन दिखाया है और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताया, मतलब ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू दूसरा प्रोडक्ट कौन कौन है, ये है प्रोडक्ट और ये है प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, प्रोडक्ट साइड वाला क्या आएगा रे, P2 आएगा बराबर है, डिवाइड बाय क्या आएगा अब, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, ये, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, रिएक्टेंट साइड पर जो H2 है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, P1, और ये क्या आएगा रे, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब इनकी पावर क्या होगी, तो रिएक्शन लिखेंगे नहीं तो पावर समझेंगे नहीं, तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, पता चल गया तो H2 प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव गिव्स H2 प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव। ये अपनी रिएक्शन है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट को ऊपर लिखा तो ये प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर P2 है एंड रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 है। तो हमने यहाँ पे P1 एंड P2 की वैल्यू रख दी। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना आएगा, 2, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमें आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस 2.303 RT अपॉन N की वैल्यू कितनी है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड, देखो H2 गेट कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस H पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 है, ट्वाइस F इनटू लॉग टू द बेस 10 क्या आएगा रे, P2 अपॉन P1। तो ये वाला आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा 4 ऑप्शन में, जहां कहीं भी होगा दैट विल बी आवर आंसर। या तो फिर कभी कभार वो आंसर लॉग टू द बेस E के टर्म में देते हैं, तो लॉग टू द बेस E के टर्म में क्या होगा हमारा आंसर, RT अपॉन ट्वाइस F लॉग टू द बेस E P2 अपॉन P1। तो इस तरह का हमारा ऑप्शन होना चाहिए बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल पर ऐसे सवाल आते हैं जो प्योरली लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको। तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखते आनी चाहिए और हमने इसकी प्रैक्टिस की थी बराबर है। मेटेलिक इलेक्ट्रोड है तो सीक्वेंस क्या होगा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। दो में से कोई एक नॉन मेटल है तो जो नॉन मेटल है उसके लिए सीक्वेंस क्या है, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट। और दोनों नॉन मेटल के होते हैं तो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट, ऐसा हम लिखते हैं। तो आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी पता लग जाएगा, वो पता लग गया तो फिर आप बैलेंस रिएक्शन भी लिख पाओगे। बैलेंस रिएक्शन लिख पाओगे तो क्यू का फार्मूला भी अच्छे से लिख पाओगे। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी, क्यू का फार्मूला लिखा। H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने बताया नहीं सेम है कि अलग अलग है, हमने सिंप्लिसिटी के लिए बताया नहीं तो सेम ले लिया, इसलिए यहाँ पे इन्हें कैंसिल कर दिया तो P2 अपॉन P1 आ गया। या तो ये ऑप्शन चाहिए लॉग टू द बेस 10 के टर्म में, लॉग टू द बेस E के टर्म में ये ऑप्शन चाहिए, या फिर इसको घुमा फिरा के वो क्या कर सकते हैं,
RT अपॉन NF कर सकते हैं एंड log टू द बेस E P1 अपॉन P2 कर सकते हैं। इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये माइनस वाली साइन क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इनमें से कोई तो भी एक ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा तो हम उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स नर्स्ट इक्वेशन पर पूछे जाते हैं। और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पहले बोर्ड साफ कर लेता हूँ, मतलब जगह मिल जाएगी हमें। एक दो दिन के बाद हम भी अब क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड पर चले जाएंगे, मतलब ये फिर टेंशन ही नहीं रहेगा। बोर्ड साफ करो, ये साफ करो। तो देखो भाई, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर। हम प्योरली नर्स्ट इक्वेशन को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए नर्स्ट इक्वेशन पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो उनको देख रहे हैं, दूसरे न्यूमेरिकल्स को हम नहीं देख रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, वो आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हमेशा कितना लेना है, 0। कॉन्सेंट्रेशन सेल का ईएमएफ एट एनी कंडीशन भी 0 हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए, सेम। इफ एनी कॉन्सेंट्रेशन सेल possess same concentration for OHC and RHC, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, देन ईएमएफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा बोल दो कितना, 0। स्टैंडर्ड ईएमएफ तो 0 है ही, लेकिन जब दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा, सेम रहेगा, तो ई 0 सेल के जैसा ई सेल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो फिर ईएमएफ कुछ तो भी डेवलप होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नर्स्ट इक्वेशन से। अब देखो ये लास्ट वाला, यहां पे इफ द E0 Cu die positive oblique Cu is 0.34 volt, what is the electrode potential when concentration of Cu die positive ion is equal to 0.01 molar? यहां पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले सवाल को देखो, if the standard reduction potential for copper is 0.34 volt, what is the electrode potential when concentration of Cu die positive ion is 0.01? तो मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहा भाई, तो मैंने इसका सिंबल देखा, Cu डाई पॉजिटिव पहले, Cu बाद में। मेटल के लिए क्या होता है रे, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, बराबर है। मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब ये कैथोड जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल बना रहा है। तो ये रिडक्शन हाफ सेल बना रहा है, तो रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल कब बढ़ता है, जब हम रिडक्शन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। और रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो बराबर है। तो यहाँ पे Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, एंड Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैं कम करूंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1 मोलार है, उसके सामने हमने ये कॉन्सेंट्रेशन देखा तो ये क्या है, 1 से कम ही है, मतलब Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड वाले वैल्यू से कम हो गया, 0.01 कम वैल्यू है ये। मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ से इस इलेक्ट्रोड का इस कॉन्सेंट्रेशन में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम। अब हमने ऑप्शन की तरफ देख लिया, ये है वाली, ये ज्यादा वाली वैल्यू है और ये बाकी की सारी वैल्यू कम है। अब यहाँ पे हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता कि एक ही वैल्यू कम होती और 3 वैल्यू ज्यादा होती तो हम फटाक से बोल देते बिना कैलकुलेट किए हुए, वेन एवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल डिक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस। 3 वैल्यू ज्यादा होती और 1 वैल्यू कम होती तो हम कम वाली वैल्यू को फटाक से बिना कैलकुलेशन के सिलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे 1 वैल्यू ज्यादा है और 3 वैल्यू कम है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा कम हो रहा है तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि whenever concentration of reduction of cell decreases, EMF decreases, ये तो वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। मतलब इन तीनों में से कोई तो भी एक आंसर होगा। अब तीनों में से कोई तो भी एक आंसर होगा तो हमें नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज E, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 Q। तो मैंने डायरेक्ट टेम्परेचर कुछ बताया नहीं, तो टेम्परेचर 298 लिया और फिर 2.303 RT अपॉन F की शॉर्टकट वैल्यू डाल दी। तो ये शॉर्टकट वाला रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे लिखा। अब रिएक्शन क्या है, रिप्रेजेंटेशन से मुझे रिएक्शन पता चल गई, Cu डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, तो Q की वैल्यू भी लिखते आएगी।
तो व्हाट इज E0 रे? अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। E0 की वैल्यू कितनी दी है? 0.34 वोल्ट रख दी मैंने यहाँ पे। अब इस वैल्यू को सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए मैं 0.06 ले लेता हूँ। बोल्ड कैलकुलेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? रिएक्शन से पता चल गया। व्हाट इज Q? तो Q का भी पता चल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड कॉपर कितना है? 1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO पॉजिटिव आयन, और उसकी पावर कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब देखो 0.34 वोल्ट माइनस 0.06 रखेंगे इसको 2 और इनटू log to the base 10 1/10 to the power minus 2। 0.01 यानी कितना होता है? 10 to the power minus 2। तो 10 to the power minus 2 to the power 1। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा भाई? 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 log to the base 10 to the power plus 2। पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा इधर तो क्या आएगा? 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 इनटू, अब log to the base 10 ऑफ 10 to the power 2 क्या आता है? इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 इंटू log to the base 10 ऑफ 10, और ये वैल्यू कितनी आती है? 1। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब आंसर क्या आएगा? 0.34 माइनस 0.06। अब 0.34 में से 0.06 चले गए तो क्या बचेगा? 14 में से 6 गए, 8 बचेगा, ये 2 बचेगा, बराबर है 0.28। तो आवर आंसर विल बी 0.28। तो देखो ऑप्शन 0.28 क्या है? ये है 222, ये है 176 और ये है 0.28। मतलब आंसर क्या है? सेकंड बी है। तो इस तरह से हमें नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ठंडे दिमाग से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि आपको, अब मैं यहाँ पे ठंडे दिमाग से हूँ क्योंकि मेरे पर प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है। जब आप नीट देने जाओगे 3 घंटे में जब आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप अपने आप को ट्रेनिंग ऐसा करो कि सिली मिस्टेक कम से कम हो जाए। तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने समझाने के लिए बहुत सारे बेबी स्टेप्स लिए हैं। अगर मुझे सॉल्व करना पड़ता तो मैं फटाफट बेबी स्टेप को डायरेक्ट कर लेता तो मेरा आंसर विद इन मिनट आ जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप लिखी है, आप देख लीजिएगा इसे। ठीक है बच्चों, अब ऐसे कुछ न्यूमेरिकल मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पर लेकर आऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सर अब तो सिलेबस में फैराडेज लॉ नहीं है, फैराडेज लॉ की एलिमेंट्री आइडिया नहीं है, मतलब स्टेटमेंट नहीं आएंगे, शायद न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्योंकि अगर गैल्वेनिक सेल भी कट कर देंगे, फ्यूल सेल भी कट कर देंगे, मतलब पुराना वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कट ही कर दिया, ऐसा हो जाएगा वो। इसलिए फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स हमें करने ही हैं। स्टेटमेंट वैसे भी लर्न करने न्यूमेरिकल्स के लिए, तो ज़्यादा कुछ हमें फायदा नहीं होगा वहाँ पे। तो हमें फैराडेज लॉ को करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। तो उसके न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों आप ये वीडियोस देखो, अच्छे से देखो। जितने ज़्यादा आप देखोगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। मैं मेरे से जितना अच्छा होगा उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे साथ दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप देखो, अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो आपके प्यार के लिए धन्यवाद, ऐसा ही प्यार बरकरार रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।